हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर में हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना होगा और उसके लिए कौन कौन सी मुख्य बातों को याद करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हर एक टॉपिक को लिख लिया है जिसको आपको हमें समझाना है। तो अगर दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी अगर इस चैप्टर का एक्सरसाइज को करने के लिए जाएंगे तो आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा रेखाएं और कोण। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैप्टर के अंदर में हमें जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है वो रेखा और कोण से संबंधित मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि रेखाएं और कोण होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं हम। आपका पहला जो है दोस्तों चैप्टर का नाम ही है रेखाएं और कोण। आप इसको एनसीईआरटी की किताब से मिला सकते हैं, क्लास 9 का, जिसका लेसन नंबर 6 है। तो आप देख लीजिए लाइन्स एंड एंगल्स है, जिसमें आपका पहला क्या है, रेखाएं। तो अब हमें यह समझना होगा सबसे पहले कि रेखाएं होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे लिखा है रेखाओं के प्रकार। रेखा ऐसे बेसिकली बहुत कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें से मैं कुछ प्रकार के रेखाओं को यहाँ पे लिखा हूँ जिसका आप यूज इस चैप्टर के अंदर में करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो लाइन है, उनमें से पहला हमारा एक हमने लिखा रेखा। ठीक है दोस्तों, तो रेखा किसे कहते हैं अब हमें इसको समझना है सबसे पहले। तो रेखा क्या होता है दोस्तों? रेखा कहते हैं रेखा वह है जिसको दोनों तरफ से खींचकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, रेखा क्या है? जिसे दोनों तरफ से खींचकर बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेखा, तो रेखा का मैं एक चित्र बनाता हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे किसी का भी परिभाषा नहीं लिखाने वाला हूँ, मैं ओरल ऐसे ही बोलूंगा। आप अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो रेखा क्या है? रेखा वह है जिसे आप दोनों तरफ से खींचकर बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक रेखा का चित्र बनाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये क्या है? एक रेखा है। अगर हम इसके दोनों तरफ एरो लगा दें, इधर भी एरो लगा दें और इधर भी एरो लगा दें, तो इस एरो लगाने का मतलब ये हो गया कि आप इसको इस तरीके से आगे भी खींच सकते हैं और इधर भी लेके जा सकते हैं। तो रेखा की जो लंबाई होती है वो फिक्स नहीं होती है, इसको आप दोनों तरफ से किधर भी खींच करके लेके जा सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि रेखा किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? किरण। तो किरण क्या होता है दोस्तों? किरण के विषय में अगर आप जाने हैं तो किरण वह है जिसको केवल एक ओर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किरण वह है जिसको केवल एक ही ओर खींच के आप बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम किरण का एक चित्र बनाते हैं। इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब इसके केवल एक ही तरफ हम क्या करते हैं? तीर लगाते हैं। तो इस एक तरफ तीर लगाने का मतलब ये हुआ कि इसको आप केवल इस तरफ ही खींच सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किरण क्या है? ये केवल एक ही तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं। जिसे केवल एक ही तरफ बढ़ाया जाए उसे हम किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किरण समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? वो रेखा का ही एक हिस्सा है, रेखा का एक टुकड़ा है। अब टुकड़ा को तो आप बढ़ा नहीं सकते ना, जैसे ये मार्कर है। अब अगर मैं इसका टुकड़ा कर दूं तो टुकड़ा करने के बाद क्या आप इसके टुकड़ा को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरीके से रेखाखंड क्या है? रेखा का एक टुकड़ा है जिसे आप आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रेखाखंड का मैं एक चित्र बनाता हूं। ठीक है, ये क्या एक लाइन है। अब मैं इसको इस तरीके से इंडिकेट करूंगा, इधर से भी बंद और इधर से भी बंद। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ये ना तो आगे की तरफ बढ़ेगा, ना इधर खींच सकते हैं, ना उधर खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रेखाखंड है। और रेखाखंड की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होता है, वो उसका फिक्स होता है, उसको और बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो रेखा के बारे में इतनी चीजें थी, मैंने आपको समझा दिया। और एक चीज बता दूं कि रेखा जो है उसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, रेखा में लंबाई होता है लेकिन चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला था रेखा जिसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है किरण जिसे केवल एक ही तरफ खींच के आप ले जा सकते हैं। और तीसरा रेखाखंड जिसे आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिंदु, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ध्यान दीजिए, पॉइंट कहते हैं दोस्तों हम, पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट एक छोटा सा बिंदु है।
ये क्या है, इसी को हम पॉइंट कहते हैं, जिसकी ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती, ना मोटाई होती है और ना गहराई होती है, इसमें कुछ नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया, ठीक है, ये पॉइंट है, तो आप इसकी क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ तो नहीं हो सकता ना, और ना ही आप इस पॉइंट का टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं ये किरण है, इसको मैं चाहूं तो 2 टुकड़ा कर सकता हूं ना, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको टुकड़ा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना छोटा सा होता है कि इसको आप टुकड़ा भी नहीं कर सकते, इसलिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई कुछ नहीं होता है। रेखा क्या है, सॉरी बिंदु क्या है, कुछ नहीं होने के बावजूद भी एक बिंदु है जिसको आप और टुकड़े नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमारा आता है बिंदु के प्रकार। तो बिंदु के प्रकार में भी कुछ बिंदुएं हैं जिसको हमें जानना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो पहला हमने लिखा संरेख बिंदु। ठीक, क्या लिखा, संरेख बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो कोलिनियर पॉइंट कहते हैं जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल सीधी रेखा पर स्थित हो। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल सीधी रेखा पर हो तो उसे हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे लिया, ठीक, इस बिंदु का नाम ले लिया हमने ए, ठीक, नेक्स्ट बिंदु हमने यहाँ पे लिया, कहाँ, यहाँ पे ले लिया, इसका नाम क्या दे दिए, बी दे दिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया और इस बिंदु का नाम दे दिए क्या, सी। तो देखिए क्या ये तीनों बिंदु एक सरल सीधी रेखा, इन तीनों बिंदुओं को अगर मिलाए तो क्या एक सीधी रेखा प्राप्त हमें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए इसको मिला कर करके इस तरीके से जब हमने एक रेखा बनाया तो आपने देखा कि इस रेखा में बिंदु ए भी आ गया, बी भी आ गया और ये सी भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि 3 बिंदुओं को मिलाने से एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है। तो इन तीनों बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, संरेखी बिंदु कहेंगे। ठीक, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितना भी बिंदु हो, अगर उनको मिलाने पे एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही, ठीक, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो समझेंगे कि वो संरेखी बिंदु है, अन्यथा वो संरेखी बिंदु नहीं होगा। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसी का अपोजिट हो जाएगा। जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया, चलिए इसको नाम दे दिया P, एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, इसका नाम दे दिया Q, और एक बिंदु हमने यहाँ पे ले दिया और इसका नाम ले लिया क्या, R। तो अब इन तीनों बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे तो क्या एक लाइन प्राप्त होगा, एक सीधी लाइन हो सकती, नहीं हो सकती। देखिए पी क्यू को मिलाने पे एक रेखा तो मिल गया। अब अगर हम इसको सीधा खींचना, सीधा खींचेंगे तो ये ऐसे थोड़ी ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे लेके जाएंगे तो देखिए ये पी क्यू तो 2 बिंदु इस रेखा पे आ गया, लेकिन आर क्या इस रेखा पे आया है, नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू तो संरेखी है परंतु आर संरेखी बिंदु नहीं है, क्योंकि आर इस रेखा पे स्थित नहीं है, आर कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर भी अगर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो उसे संरेखी कहेंगे, और अगर एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है तो उसे असंरेख बिंदु कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसे भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अब आपको क्या समझना है दोस्तों, जो कि रेखाएं और कोण था, तो रेखाओं के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपका अगला आता है कोण, तो यहाँ हमने लिख लिया है कोण। ठीक, कोण को पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है कोण के बारे में। तो कोण जो होता है दोस्तों, आप इसको इस प्रकार से समझिए, कोण मान के चलिए यहां पर एक बिंदु है, ठीक, यहां पे कौन है, एक बिंदु है। अब उसके बाद इधर से एक आती है रेखा, ठीक दोस्तों, यहां एक बिंदु थी और इधर से एक रेखा आई और इधर से एक किरण गई। ठीक, यहाँ बिंदु थी, इधर से रेखा आई और इधर से किरण गई, और ये दोनों ले लिया यहाँ पे आके क्या कर गई, लड़ गई। तो आप देखें कि जब ये बिंदु और इधर से रेखा और इधर से किरण दोनों आई और आकर के यहाँ बिंदु से लड़ गई, तो यहाँ पे देखा कि आपने एक कोण बना, क्या बना, कोण बना। तो इसी ये जो झुकाव उत्पन्न हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण क्या होता है, जब एक रेखा और जब एक बिंदु पर एक रेखा और एक किरण आकर के लड़ती है तो वहां पे कुछ झुकाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कोण बना है इसके कुछ माप होते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से होता है। और उसको मापने का काम करता है चंदा। चंदा जो देखे होंगे आप लोग, प्रोटेक्टर, तो उसकी सहायता से इसको मापा जाता है। यहाँ पे मैं आपको उस कोण को मापने के लिए नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल से बताया कि जब एक बिंदु पे एक रेखा और एक किरण आकर के भिड़ जाती है तो वहां पे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर सीखना है कि कोण के प्रकार क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है टाइप्स ऑफ एंगल। नंबर 1 है आपका न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसकी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। न्यून कोण कहते हैं वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। अगर आप 30 डिग्री का कोण लेंगे तो वो न्यून कोण, 40 डिग्री का लेंगे तो न्यून कोण, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये सभी क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि इन सभी का माप 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, 0 से ज्यादा, 90 से कम, न्यून कोण। जैसे आपका कौन कौन सा हो सकता है, देखिए 60 डिग्री का कोण लेंगे तो हो जाएगा, 80 डिग्री का कोण भी लीजिएगा तो आप हो जाएगा, 70 डिग्री का लीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि ये सभी 90 से कम है। ठीक है दोस्तों, तो न्यून कोण मतलब 0 से ज्यादा, 90 से कम, तो उसे कहेंगे न्यून कोण। ओके, उसके बाद अब आते हैं राइट एंगल, समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण बोलते हैं वह कोण जिसका माप पूरा 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब जिसको मापे 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण में सीधी सी बात है, एक ठो कोण बनेगा जिसका नाम कितना का होगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का कोण है तो समझेंगे वो समकोण कहलाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट हमारा अधिक कोण, जिसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं इंग्लिश में। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण वह है जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक, अगर आपके सामने 120 डिग्री का कोण दिया है, अब पूछेगा कि बताओ ये कौन सा कोण है, तो देखो ना 90 से ज्यादा और 180 से कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा कोण है, अधिक कोण। तभी बता पाओगे जब आप इसको याद कर दोगे और इसको समझ जाओगे। ठीक, उसी तरीके से आपको बोलेगा 150 डिग्री का कोण बताए तो ये किस टाइप का कोण है, तो बता दोगे आप सीधे से कि अधिक कोण है। क्लियर। उसके बाद अब चलते हैं रिजु कोण की तरफ, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, अब देखिए ये आपका जो समकोण है और जो आपका रिजु कोण है, दोनों भाई है, समझ लीजिए। एक 90 डिग्री के बराबर है और दूसरा 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो रिजु कोण स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री के बराबर होता है उससे आप क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका हमने लिखा रिजु कोण, इसका माप कितना होता है, पूरा 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है, रिजु कोण कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। इन सभी चीजों के बारे में आपको पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया गया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें यहाँ पे आपको वापस से याद दिलाने की जरूरत है। ठीक, क्योंकि यूज होने वाला है। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ती कोण है जो कि है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, इसका माप कितना होता है, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण उसको बोलते हैं जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो उसे आप प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 180 से ज्यादा बोला हमने तो 200 डिग्री ले सकते हैं। अब आपके मन में अगर सवाल उठ रहा है कि सर 185 डिग्री भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक, 200 डिग्री, उसके बाद 240 डिग्री, 300 डिग्री, ये सारा ही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, 360 से कम होना चाहिए तो 359 भी ले सकते हो। क्लियर। वह कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 से कम हो वो आपका प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा पूर्ण कोण। पूर्ण मतलब कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 के जो बराबर हो। वह कोण जिसका माप पूरा 360 डिग्री के बराबर होगा उसे आप पूर्ण कोण कहते हैं, अर्थात इसका माप 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो वह कोण जिसका माप 360 डिग्री के बराबर होगा उसे क्या कहते हैं,
पूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोण के प्रकार को पढ़ लिया है, पर अभी कोण का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलते हैं कोण की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम में, मतलब यहाँ है ना, नेक्स्ट साइड में आपने यहाँ पे मैंने लिखा है विशेष प्रकार के कोण, मतलब कुछ और भी प्रकार के कोण होते हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे सीखना है। तो चलिए, विशेष प्रकार के कोण कौन कौन से होते हैं। पहला है पूरक कोण, जिसे आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब यहाँ पे दो कोण का योग है, दो कोण यहाँ जो पढ़ रहे थे सिंगल पढ़ रहे थे इधर, ठीक है, ये सब सिंगल था, पर इसमें दो कोण, अगर दो कोण जुड़ जाए और दोनों को जोड़ने पे एक 90 के बराबर आया तो उसको आप क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। मान के चलिए यहाँ पे आपका एक कोण बनता है, ठीक, इस तरीके से हमने कोण बनाया और एक रेखा यहाँ पे आया, इधर का बन गया कितना का, 40 डिग्री का, ठीक, और इधर का बन गया कितना का, 50 डिग्री का। ठीक, तो इन 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो मतलब 40 और 50 दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। ठीक, तो पूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोण को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए। क्लियर। अब अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो भाई 90 पुराना है ना, तो 60 में 30 जोड़ दीजिए। 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 30 डिग्री। फिर पूछेगा 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो बोलेंगे 60 डिग्री। अगर पूछेगा 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 20 डिग्री। समझ में आया बात कि नहीं है। पूरक कोण में आपको 90 डिग्री पुराना होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका पूरक कोण कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा संपूरक कोण, जिसे आप इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। तो संपूरक कोण क्या होता है, इसमें कहता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। कितना, सप्लीमेंट्री एंगल में, संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर हो तो उससे आप संपूरक कोण कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम चित्र बना के दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई कोण है, मान के चलिए यहाँ पे एक रेखा आया, इसका मान ले लिया हमने कितना, 60 डिग्री मान लो, और इसको कितना ले लिए, 120 डिग्री मानने बोले ऐसे ठीक है, ये कितना 60 डिग्री और वो कितना है 120 डिग्री। दोनों को जोड़ोगे तो क्या 180 नहीं होगा, हो गया ना 180। तो जब ये दोनों को जोड़ने पे 180 हुआ तो 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों मिलकर के आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके के कोण को आप क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब 60 का सप्लीमेंट्री कितना, 120, और 120 का सप्लीमेंट्री कितना, 60। समझ में आ गया बात। तो अब अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ 140 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा या संपूरक कोण क्या होगा, तो 40 और जोड़ दीजिए, 180 पुर जाएगा। 90 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप जोड़ दीजिए कितना पुराना पड़ेगा उसमें। समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल में आपको दो कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री पुराना पड़ता है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो यहाँ पे हमारा पूरक कोण और संपूरक कोण भी समाप्त हो चुका है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बना कोण। ठीक, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बना कोण। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल लाइन से क्या होता है, समांतर रेखा क्या बोलते हैं। पहले आपको ये समझना है कि समांतर रेखा क्या होता है। समांतर रेखा बोलते हैं किसे, जब दो लाइन, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा, ठीक है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बना कोण, जब दो लाइन की बीच की दूरी कभी घटती या बढ़ती नहीं है तो उसे आप समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बना कोण कौन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक रेखा खींचा L, दूसरा रेखा खींचा M, तो ये L और M एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब ये हुआ कि इनकी जो बीच की दूरी है कितना भी बढ़ा दीजिए, ना तो बीच की दूरी कभी घटेगी और ना ही बढ़ेगी। इसकी कितनों भी बढ़ाने पे जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ, और आगे भी खींचेंगे तो उतना ही दूरी रहेगा। तो इसे आप समांतर रेखा कहते हैं। क्लियर। तो अब समांतर रेखा जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं, ये तिर्यक रेखा जो हमने लिखा, तिर्यक रेखा होता है काटने वाला रेखा। ठीक है, कोई भी रेखा ऐसे क्या से काट दिया तो ये क्या कहलाएगा, तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ पे एक L और M समांतर रेखा और उसको PQ रेखा क्या कर रहा है, काट रहा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पे देखिए कितने कोण बनते हैं,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 गो कोण बनता है। ठीक, अब इन 8 कोणों के नाम होते हैं, हमें उन्हीं नामों को सीखना है और उनके बीच क्या संबंध है आपको इस चीज को समझना है। तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पे जो पहला कोण बनता है उसे कहते हैं संगत कोण। अब ये संगत कोण कौन कौन सा है आपको उसको पहचानना है। तो संगत कोण के लिए आप इस रेखा को देखिए, इस रेखा का जो ये पहला वाला कोण 1 है और फिर एक बाहर वाला और एक इसी रेखा के मतलब इसी तिर्यक रेखा के एक इस साइड देखना, उस साइड मत जाइए, इसी तिर्यक रेखा के इस साइड ये पहला वाला मतलब बाहर का कोण और फिर एक तो अंदर का कोण, बाहर का कोण और एक अंदर का कोण, दोनों को ले लीजिए, ये दोनों आपका क्या कहलाएगा संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों क्या कहलाएगा संगत कोण कहलाएगा। ठीक, और इसकी विशेष बात यह है कि ये एंगल 1 और एंगल 5 दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, संगत कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो जितना बड़ा एंगल 1 होगा उतना ही डिग्री का एंगल 5 भी होगा। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट चलिए फिर से चलते हैं इसी रेखा के इसी तिर्यक रेखा के इस ओर आपको देखना अभी सिर्फ इस ओर देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक बाहर का लीजिए, पहले क्या लिया था हमने एक अंदर का लिया फिर एक बाहर का लिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ एक अंदर का लेते हैं और फिर एक बाहर का लेते हैं। तो ले लीजिए एंगल 4 और बाहर कौन है एंगल 8, तो ये 4 और ये वाला 8 ये दोनों भी आपका संगत कोण कहलाएगा। तो लिख लेते हैं हम यहाँ एंगल 4 बराबर एंगल 8, ये भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अभी अंतः कोण लिए, सॉरी संगत कोण लिए। अब उसी प्रकार से तिर्यक रेखा के उस पार भी संगत कोण बन रहा है। बताइए कौन कौन सा। तो देखिए एक बाहर वाला लिया कौन सा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, बाहर वाला 2 ले लेते हैं एंगल 2 और अंदर वाला क्या लीजिएगा 6 बराबर एंगल 6। क्लियर। अब फिर चलते हैं, अब अंदर वाला लेते हैं एंगल 3 और बाहर वाला क्या लेते हैं 7 एंगल 3 बराबर एंगल 7। इस तरीके से आपने संगत कोणों के युग्मों को लिख लिया। संगत कोणों का जो युग्म होता है वो आपस में बराबर होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका अंतः कोण। अब अंतः कोण को देखिए, ये तिर्यक रेखा है, अब इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर इस ओर सिर्फ देखिए, इस ओर अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, इस रेखा के इस ओर का कोण एंगल 4 कहां चला गया यहाँ, एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों को जोड़िए। ठीक, ये एंगल 4 और एंगल 5 जो अंतः कोण कहलाता है, इसके बीच में संबंध ये है कि आप इस कोण को और इस कोण को अगर जोड़िएगा तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। बस इतनी सी बात है कि अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एंगल 4 और एंगल 5 एक तरफ का अंतः कोण है, अब इस तरफ भी एक अंतः कोण बन रहा है। कौन कौन सा 3 और 6, तो ये आपका एंगल 3 और एंगल 6 इन दोनों को भी जोड़िएगा तो कितना होगा 180 डिग्री। किसके कारण अंतः कोण के कारण, इंटीरियर एंगल के कारण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण किसको बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण में अब आपको ध्यान देना है, यहां से चलिए शुरू कीजिए, यहां से शुरू किया हमने, इसको फिर ऐसे लीजिए फिर ऐसे लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला कोण एक तो इधर से ये जेड बन रहा है, देखिए हमने इसको वापस से ही कर रहे हैं, ये ऐसे के किए फिर ऐसे के किए, तो यहाँ पे ये वाला जेड वाला ये वाला शीर्ष 4 और इधर वाला 6, तो जेड का ये वाला कोना और ये वाला कोना, तो ये दोनों को बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। एंगल 4 अब बराबर एंगल 6। इसकी विशेषता ये होगी कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। ठीक, अब आइए इधर से जेड बनाइए, इधर से भी बन रहा है, देखिए यहां से लेते हैं फिर ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, अभी इधर से चले ऐसे जेड बन रहा है देखिए, तो ये वाला कोण एंगल 3 और इधर का एंगल 5 ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 5 आपका आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे एकांतर अंतः कोण कहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आपका एकांतर बाह्य कोण, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। बाह्य कोण में क्या, वैसे ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहां तक आपका इंपॉर्टेंट था, ये बाह्य कोण भी मैं आपको बता देता हूं। बाह्य कोण में क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाला ये एंगल 1, ठीक है, अब इसके एंगल 1 और एंगल 6 ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, एकांतर बाह्य कोण। अब एंगल 1 बराबर एंगल 6 हो गया, तो एंगल 2 बराबर एंगल 5 हो जाता है, इसको एकांतर बाह्य कोण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बना कोण के विषय में भी आपको बता दिया।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।